हेलो, नमस्कार और आदाब मेरे सभी दोस्तों को। आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस के साथ आपके सामने हूँ। हम सब अपनी जिंदगी में खुश और बहुत ज्यादा खुश रहना चाहते हैं और पूरी जिंदगी भर हम खुशी के पीछे ऐसे तरह तरह के रास्तों से भागते हैं जो हमें लगता है कि हमें बहुत बहुत खुश कर देंगे। कुछ लोग खुशी के पीछे दौड़ते हैं दौलत और चीजों के पीछे, और उन्हें लगता है कि अगर उनके पास एक खास मात्रा में पैसा आ जाए, एक खास बैंक बैलेंस हो, उनके पास मकानों या गाड़ियों की एक तादाद हो, तो वो बहुत खुश होंगे। कुछ लोग बैंक बैलेंस की तरफ नहीं देखते, बल्कि वो उस रोमांच और खुशी की तरफ देखते हैं जो उन्हें एक एडवेंचर भरी जिंदगी से मिल सकती है, और वो अपनी जिंदगी को उन तमाम एक्टिविटीज के जरिए बदल देते हैं जिनमें वो लगे रहते हैं, चाहे वो पर्वतारोहण हो, ग्लाइडिंग हो, पहाड़ चढ़ना हो या जो भी वो करना चाहें। और इसलिए वो उन्हीं चीजों के पीछे भागते रहते हैं जो उन्हें एक्साइटमेंट, उत्साह और एड्रेनालाइन रश दे सके। कुछ और लोगों के लिए खुशी का मतलब हो सकता है वो जो दूसरों के लिए करते हैं, कैसे वो इंसानियत की खिदमत करते हैं, और इसलिए वो ऐसे मकसद उठा लेते हैं या उनके पीछे भागते हैं जहां वो दूसरों की मदद कर सके, दूसरों के लिए ज्यादा कीमती बन सके, और दूसरों के लिए कीमती बनकर वो समाज को कुछ वापस दे पाते हैं। तो हम में से हर एक के पास खुशी को देखने और हासिल करने के अपने अपने तरीके हैं। अब खुशी को देखने का एक तरीका साथी के जरिए भी है, और ये एक बहुत अहम फैक्टर है, कभी कभी जिसे हम खुशी का सबसे अहम फैक्टर नहीं मानते, मगर ये उन फैक्टर्स में से एक है जो हमें खुशी दे सकता है। हालांकि अगर हमारे पास एक अच्छा साथी ना हो, एक अच्छा पार्टनर ना हो, और अगर जिंदगी मुश्किल भरी हो, तकलीफदेह हो, तो फिर चाहे आपके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, कितना भी बैंक बैलेंस क्यों ना हो, मकानों और गाड़ियों की कितनी भी तादाद क्यों ना हो, और जितनी भी एक्साइटिंग एक्टिविटीज आप करते क्यों ना रहें, जिंदगी उतनी स्वादिष्ट, मजेदार और खुशी से भरी नहीं होगी जितनी कि एक अच्छा, समझदार, प्यार करने वाला, देखभाल करने वाला और सपोर्ट करने वाला पार्टनर होने पर हो सकती है। और इसलिए रिश्ते में आप किसके साथ हैं, जिंदगी भर का साथी कौन है, ये फैसला आपकी जिंदगी का एक बहुत ही नाजुक फैसला बन जाता है। कभी कभी संयोग से ऐसा हो जाता है कि आप काम पर या किसी सेमिनार या एक्टिविटी में किसी से मिल जाते हैं और उस पर आशिक हो जाते हैं और फिर सदा के लिए खुश रहते हैं। मगर आज के वक्त में लव मैरिज या डेटिंग की इस रिवायत के जरिए हम ज्यादा हैप्पीली एवर आफ्टर कहानियां नहीं सुनते, क्योंकि अगर आप पश्चिम की तरफ देखें तो वहां तलाक की तादाद और शादी के मुकाबले तलाक का प्रतिशत बहुत बहुत ज्यादा है। तो हम देखते हैं कि एक इंसान की जिंदगी में 3 या 4 पार्टनर हो जाते हैं और आज के माहौल में 3-4 शादियां तक हो जाती हैं। ऐसा क्यों है कि ये शादियां टूट जाती हैं और उस इंसान पर क्या गुजरती है जो इन हालात से गुजरता है? अब जब आप एक ही फैक्टर देखकर शादी करते हैं और किसी वजह से वो दूसरे फैक्टर जिन पर आपने गौर नहीं किया कमी निकल आते हैं, तो फिर आपको अपने पार्टनर में, अपने साथी में कुछ कमी जरूर महसूस होगी। मैं एक लड़की को जानता हूं जो बहुत कम उम्र में कॉलेज में किसी पर आशिक हो गई जिसे वो बहुत बहुत खूबसूरत समझती थी। उसे हमेशा से एक बहुत हसीन जीवनसाथी चाहिए था क्योंकि वो खुद भी बहुत खूबसूरत थी और उसे लगता था कि उसे किसी ऐसे शख्स से शादी करनी चाहिए जो बहुत खूबसूरत हो ताकि दोनों मैच करें और वो अपने पार्टनर पर फक भी कर सके। तो उसने एक बहुत खूबसूरत शख्स से शादी कर ली, मगर वो शख्स अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल दूसरी लड़कियों से दोस्ती करने में करने लगा और इससे उसकी शादी पर भी असर पड़ा। तो कुछ साल बाद उस लड़की को एहसास हुआ कि ये शख्स भरोसेमंद नहीं है, वफादार नहीं है और वो ऐसा है जो अपनी शादी में पूरी तरह ईमानदार नहीं रहा और उसने धोखा भी दिया। तो उसने उस लड़के को छोड़ दिया और उसे लगा कि उसे किसी ऐसे शख्स से शादी करनी चाहिए जो ज्यादा प्यार करने वाला, देखभाल करने वाला और शादी की कदरों, शादी की इज्जत का सम्मान करने वाला हो। तो उसे अपने एक दोस्त में सुकून मिला जिसे वो बहुत समझदार, बहुत प्यार करने वाला समझती थी। तो उसने अपने एक पुराने दोस्त से शादी कर ली। हालांकि कुछ साल बाद उसे एहसास हुआ कि वो दोस्त बहुत प्यार करने वाला, बहुत देखभाल करने वाला था, मगर वो आर्थिक तौर पर मजबूत नहीं था। और इसलिए उसने पाया कि ज्यादातर वक्त वो खुद कड़ी मेहनत कर रही थी, मेहनत मशक्कत कर रही थी, क्योंकि ये दोस्त, जो अब उसका शौहर था, अपनी नौकरी नहीं रख पा रहा था और शादी में कोई स्थिरता नहीं थी। और इसलिए उसने सालों तक खुद को घिसा, यहाँ तक कि वो बहुत थक गई और उसे लगा कि वो इस शादी को आगे नहीं बढ़ा सकती, क्योंकि कुछ साल बाद उस दोस्त के प्यार और इज्जत की कदर करते हुए भी उसे किसी ऐसे शख्स की तलाश थी जिसके साथ जिंदगी ज्यादा स्थिर हो और उसे इतनी मेहनत न करनी पड़े और जिंदगी इतनी मुश्किल न हो। तो फिर उसने किसी ऐसे शख्स की तलाश शुरू की जो ज्यादा आर्थिक रूप से मजबूत, दौलतमंद हो,
क्योंकि उसे लगा कि इससे उसकी जिंदगी आसान हो जाएगी। तो उसने अपने दोस्त से तलाक ले लिया और फिर किसी ऐसे शख्स से शादी की जो ज्यादा आर्थिक रूप से सुरक्षित, दौलतमंद था। इस शादी में 1 साल तक जिंदगी अच्छी थी, छुट्टियां थीं, विदेश के ट्रिप थे, वो एक अच्छे मकान में रहती थी और सब कुछ अच्छा था। हालांकि उसने पाया कि ये शख्स अपने काम में इतना मसरूफ था कि उसके पास उसके लिए वक्त ही नहीं था, और कई बार तो उसकी उस तक पहुंच दिनों तक नहीं हो पाती थी और वो बहुत अकेली महसूस करती थी। और फिर उसने सोचा कि वो ऐसे शख्स के साथ नहीं रह सकती जो उसकी जिंदगी में लगभग गैर मौजूद था, जबकि उसके आसपास सारी आराम की चीजें थीं। तो उसे किसी ऐसे शख्स की तलाश थी जो देखभाल करने वाला, प्यार करने वाला, आर्थिक रूप से मजबूत हो, वफादार हो और उसके लिए मौजूद हो, जो उसे वक्त और तवज्जो दे और मिसाल के तौर पर खूबसूरत भी हो। तो ऐसा शख्स मिलना मुश्किल है ना? तो आप जिंदगी या साथी के एक पहलू के पीछे भागते हैं और दूसरे किसी फैक्टर पर कुछ कुर्बानियां दे देते हैं, और फिर आपको एहसास होता है कि ये काम नहीं कर रहा, और फिर या तो आप कई टूटन से गुजरते हैं, चाहे वो शादी की संस्था, धार्मिक रस्म के जरिए हो या ना हो, या आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, भले ही वो लिव इन रिलेशनशिप ही क्यों ना हो, मगर कुछ साल बाद आप उस शख्स के साथ नहीं रहना चाहते। और क्योंकि आपके पास साइन किए हुए शादी के कागजात नहीं है, रिश्ते से निकलना भी आसान हो जाता है, और इसलिए आप कई तरह की तोड़फोड़ से गुजरते हैं। अब अगर शादी जिंदगी का एक अहम और नाजुक फैसला है, क्योंकि ये आपकी जिंदगी बना या बिगाड़ सकती है और आपको बहुत बहुत खुश या बहुत दुखी कर सकती है, तो फिर ऐसा कुछ और मजबूत होना चाहिए जिसके जरिए आप ये तय कर सकें कि कोई शख्स आपके पार्टनर के लिए अच्छा है या नहीं, बजाय इसके कि सिर्फ उस पर आशिक हो जाएं। भले ही आप किसी पर आशिक हो, ये जानना और उन मसलों को खोलना जरूरी है जिनसे आप आगाह रह सकें, उन पर काबू पा सकें, उन पर नजर रख सकें या उनसे बच सकें, ताकि आप दोनों खुश रह सकें। अब हॉरोस्कोप मिलान की भारतीय प्रथा बड़े पैमाने पर उन जोड़ों के काम आती है जो आशिक हो भी सकते हैं या नहीं भी, जो या तो अरेंज मैरिज के लिए जा रहे हैं या ये देख रहे हैं कि दो लोगों में मेल है या नहीं, या फिर भले ही वो आशिक हो, फिर भी वो हॉरोस्कोप मिलान के जरिए मेल जोल जानना चाहते हैं, ताकि ये उनके लिए एक रहनुमाई करने वाला फैक्टर बने बजाय एक फैसला करने वाला फैक्टर के। तो ऐसा होता है कि हालात में जब एक जोड़ा एक दूसरे से आशिक होता है, तब भी माँ बाप या बड़े बुजुर्ग हॉरोस्कोप मिलान कराना चाहते हैं, ताकि ये जोड़े के लिए एक रहनुमा बने और उन्हें कुछ करने और न करने की बातें बताई जा सके, और साथ ही उन मसलों पर भी गौर किया जा सकता है जिनका उन्हें सामना एक बुरी दशा, बुरे गोचर या साढ़े साती के वक्त करना पड़ सकता है, या मांगलिक होने का असर, ताकि जोड़ा साफ समझ सके। तो हॉरोस्कोप मिलान का एक हिस्सा आमतौर पर कूट मिलान या वो 36 अंक होते हैं जो आप योनि, गुण आदि देखकर इकट्ठा करना चाहते हैं। मगर कूट मिलान एक बहुत छोटा फैक्टर है, और मैं कहूँगा शादी तय करने का बहुत ठोस फैक्टर नहीं है। शादी तय करने का ठोस फैक्टर तरह तरह के स्तरों पर मेल पर आधारित है। पहला स्तर जोड़े की उम्र या आयु का मेल होना चाहिए। अगर एक शख्स की उम्र दूसरे से कम या बहुत कम होगी, तो जाहिर है ऐसी शादी को कामयाब नहीं कहा जा सकता। एक पार्टनर ज्यादा देर तक शादी में नहीं रह सकता या ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता ताकि दूसरे पार्टनर को साथ देता रहे। अब ये एक ऐसा मसला है जिस पर बहुत से ज्योतिषी गहराई से गौर नहीं करते इससे पहले कि वो शादी की सिफारिश करें, और इसीलिए ये एक अहम मसला है जिस पर ध्यान देना जरूरी है। दूसरा मसला है दोनों के बीच दिमागी मेल की जांच और साथ ही नफ्सियाती, मनोवैज्ञानिक फैक्टर्स। क्या उनमें से किसी एक पार्टनर या दोनों पर कोई दिमागी या नफ्सियाती आफत है, क्योंकि वो दिमागी मेल का जोड़े के नफ्सियाती बनावट से बहुत लेना देना है, या कम से कम दोनों पार्टनर का एक मुनासिब स्तर पर नफ्सियाती तौर पर संतुलित होना। तीसरा फैक्टर कोई दोष होना है जिसकी वजह से जिंदगी बहुत बहुत मुश्किल भरी हो सकती है, जैसे कि मांगलिक दोष, मिसाल के तौर पर जहां गुस्सा हो सकता है, हिंसा भी हो सकती है, और घरेलू माहौल पर लगातार दबाव का असर भी हो सकता है। और चौथा ये है कि भले ही एक पार्टनर की उम्र अच्छी हो, मगर अगर इस जोड़े में टूटन की, अलगाव की या तलाक की गुंजाइश हो, तो ऐसी शादी को कामयाब नहीं कहा जा सकता। तो ये सारे फैक्टर्स भी हॉरोस्कोप मिलान के दौरान देखने जरूरी हैं ताकि शादी की संस्था कामयाब हो सके। तो चलिए इनमें से हर एक को देखते हैं और जानते हैं कि कौन सी ज्योतिषीय स्थितियां आपको बताती हैं कि जोड़े का हॉरोस्कोप मिलान काफी अच्छा है या नहीं, और फैसला लेने के लिए किन बातों पर गौर करना चाहिए। भले ही आपको फिर भी किसी ज्योतिषी के पास जाना पड़े, मगर मैं आपको ये बातें एक रहनुमाई के तौर पर दे रहा हूं ताकि पहले स्तर पर आप दो लोगों के हॉरोस्कोप देखकर ये जान सकें कि पहली नजर में वो मेल खाते दिखते हैं या नहीं।
तो चलिए गहराई में जाते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो आपको एक ज्यादा मेल खाता पार्टनर दे सकते हैं और एक लंबी, स्थिर और खुशनुमा शादी भी। अब आयु के हिस्से के तौर पर ज्योतिषीय ग्रंथ आयु के 4 स्तर बताते हैं। पहला है बाल अरिष्ट, जहां एक शख्स 8 साल से ज्यादा नहीं जीता। बेशक हॉरोस्कोप मिलान में आप 8 साल के बच्चे का मिलान नहीं करते, तो ये हॉरोस्कोप मिलान के हिस्से में नहीं आता। दूसरा है अल्प आयु, या वो शख्स जो 8 साल से 32 साल की उम्र तक जी सकता है। ये एक बहुत अहम फैक्टर है, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि उसका पार्टनर बहुत जवानी में चल बसे और उसे विधवा या विधुर छोड़ जाए। तीसरा है मध्य आयु, जो कोई 32 साल से 75 साल तक जीता है। ज्यादातर हॉरोस्कोप आपको मध्य आयु या और आयु वाला शख्स देंगे, ताकि कम से कम शादी लंबे वक्त तक चल सके, इससे पहले कि एक पार्टनर चल बसे। और चौथा है पूर्ण आयु, जहां कोई शख्स 75 साल से ज्यादा जी सकता है। और ऐसी शादी में अगर दोनों ही पूर्ण आयु तक पहुंचते दिखते हैं, तो ये साथ का बहुत लंबा वक्त हो सकता है। और हम में से ज्यादातर लंबे साथ की तलाश में रहते हैं, जैसा कि कहा जाता है, जब तक मौत हमें अलग न कर दे। अब आयु के हिस्से के तौर पर एक बहुत अहम फैक्टर ये है कि वो कितने अच्छे से मेल खाते हैं, और क्या ज्योतिषी किसी एक शख्स की उम्र की जांच करने में चूक जाता है, या अगर उन पर कोई गंभीर खतरा मंडरा रहा है। बृहत पराशर होरा शास्त्र में एक श्लोक कुछ यूं कहता है, मैं उद्धृत करता हूँ, व्यक्ति की आयु का निर्धारण जन्म या प्रश्न के समय के पाद और उससे शुरू होने वाले राशियों को आवंटित वर्षों से होता है। व्यक्ति पूर्ण आयु का आनंद लेगा यदि उसका जन्म पाद के आरंभिक बिंदु पर हो। वो मध्य आयु प्राप्त करेगा यदि जन्म पाद के मध्य में हो, और अल्प आयु या मृत्यु जैसी पीड़ा का सामना करेगा यदि जन्म नक्षत्र के पाद के अंत में हो। हॉरोस्कोप मिलान का ये बहुत अहम हिस्सा है कि दोनों पार्टनर्स का हॉरोस्कोप लंबी उम्र दिखाए, छोटी उम्र नहीं, और न ही किसी एक पार्टनर की जिंदगी का घातक अंत। इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि लग्नेश या 7वें के दूसरे, चौथे, छठे, 12वें भाव के स्वामी किस नक्षत्र में स्थित है। मिसाल के तौर पर मेष राशि में स्थित शनि अश्विनी नक्षत्र, जो बहुत मर्दाना है, में बहुत अलग होगा, और भरणी नक्षत्र, जो बहुत जनाना है, में स्थित शनि से अलग होगा। मिसाल के तौर पर होरा कहता है, ज्येष्ठा नक्षत्र में पैदा हुई लड़की पति के बड़े भाई का नाश करती है या उसकी मौत की वजह बनती है, और विशाखा नक्षत्र के चौथे चरण में पैदा हुई लड़की पति के छोटे भाई का नाश करती है। एक अकेली स्थिति पूरी तरह सच नहीं हो सकती, मगर बढ़ी हुई पापी प्रवृत्ति चुनौतियां बढ़ा देगी। अगर किस्मत ही सब कुछ होती तो हॉरोस्कोप मिलान की जरूरत ही न पड़ती। हॉरोस्कोप मिलान का मकसद ही है एक के अच्छे को दूसरे की चुनौतियों से संतुलित करना, और इसका उल्टा। मिसाल के तौर पर अगर दशाएं लगभग मिल रही हों तो ये अच्छा ख्याल नहीं, क्योंकि दोनों पति पत्नी शनि की दशा और केतु की दशा, राहु की दशा एक साथ चला रहे होंगे, जिससे चुनौतियां बढ़ जाएंगी। याद रखिए, दोनों पति पत्नी एक ही दशा चला रहे हो, और अगर दोनों की स्थितियां पापी हो तो मुश्किलें कई गुना बढ़ जाएंगी। ये 5 जमा 5 बराबर 10 नहीं होगा, बल्कि 5 गुना 5 बराबर 25 होगा। तो जाहिर है ख्याल रखना जरूरी है। जातक पारिजात में मंगल की स्थिति के बारे में श्लोक कुछ यूं कहता है, किसी व्यक्ति की कुंडली में दूसरे, 12वें, 7वें, चौथे या 8वें भाव में स्थित मंगल पत्नी की मौत का कारण बन सकता है। अगर मंगल एक औरत की कुंडली में इन्हीं स्थानों पर स्थित हो तो ये पति के लिए नुकसानदेह साबित होता है। मंगल की ऐसी स्थिति या तो मौत का कारण बन सकती है या जोड़े के बीच अलगाव, जिससे आपसी कटुता और नफरत पैदा होती है। कुंडली में इसे मांगलिक या मंगल कहा जाता है, या मंगल का अनुकूल स्थिति में न होना, जैसा हमने अभी बात की। अगर मंगल दूसरे पार्टनर की कुंडली में भी ऐसी ही या ऐसी मुश्किल, चुनौती भरी स्थितियों में कुछ खास घरों और राशियों में हो, तो कुछ शास्त्र संतुलन या निष्प्रभावी करने की बात करते हैं, मगर ये गारंटी नहीं हो सकती इतनी मुश्किलें पैदा करने वाली कि जोड़े की खुशनुमा शादी हो सके। और तमाम दूसरे फैक्टर्स, जिनमें मंगल पर और लग्नेश व सप्तमेश पर पापी दृष्टि शामिल है, भी देखनी जरूरी है। इस तरह जब मेल देखा जाता है तो नक्षत्र भी अहम भूमिका निभाता है। पराशर कहते हैं, आकाश में स्थित अनेक प्रकाशमान पिंडों में से कुछ तारे हैं तो कुछ ग्रह हैं, जिनमें कोई गति नहीं है, वो नक्षत्र है। तो जबकि ग्रह अपनी शक्तियों, युति, उच्च आदि के कारण अपनी शुभ और अशुभ प्रकृति रखते हैं, ये नक्षत्र ही है जो व्यक्ति को एक ठोस बुनियाद और चरित्र देता है, और इसलिए अचल या गतिहीन होने का गुण, जैसा कि पराशर ने बताया। असल में एक अच्छा नक्षत्र किसी ग्रह की पापी प्रकृति को कुछ राशियों में काफी कम कर सकता है अपनी सकारात्मक प्रकृति के कारण।
तो रोहिणी में शनि और अश्लेषा में शनि बहुत अलग होंगे। मूल में गुरु और पुष्य में गुरु बहुत अलग होंगे। एक ही नक्षत्र को निम्नलिखित नक्षत्रों में अच्छा माना जाता है: रोहिणी, आर्द्रा, मघा, हस्त, विशाखा, श्रवण, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। निम्नलिखित मामलों में कर्ममंड जन्म नक्षत्र को नतीजों में औसत माना जाता है, जैसे कि अश्लेषा, अश्विनी, कृतिका, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, चित्रा, अनुराधा, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा। जहां लड़के और लड़की का जन्म नक्षत्र एक ही हो, तो लड़के का नक्षत्र लड़की से निचले पाद के जरिए आगे होना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर लड़का अनुराधा का है और लड़की भी अनुराधा की है, तो लड़के का अनुराधा में पाद लड़की के पाद से निचला होना चाहिए। तो अगर लड़का अनुराधा में दूसरे पाद में है, तो लड़की तीसरे या चौथे पाद में होनी चाहिए। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि राशियां भी एक ही नक्षत्र होने के कारण एक जैसी हों। कभी कभी नक्षत्र एक जैसे हो सकते हैं, मगर जन्म राशि अलग हो सकती है, जो कृतिका, मृगशिरा, उत्तर फाल्गुनी, चित्रा, उत्तराषाढ़ा और धनिष्ठा के लिए मुमकिन है। एक जैसे जन्म नक्षत्र मगर अलग राशि के मामले में लड़की का नक्षत्र पाद लड़के के पाद से आगे होना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर लड़का वृषभ में कृतिका के तीसरे पाद में है, तो लड़की मेष में पहले पाद में हो सकती है। किसी भी तरह के नक्षत्र गुण एक और अहम फैक्टर है। ये बेहतर है कि एक ही नक्षत्र गुण उन लोगों के लिए टाला जाए जो दोनों राक्षस गण के हैं। प्राचीन ग्रंथ मूल, अश्लेषा, ज्येष्ठा और विशाखा के तहत पैदा हुई लड़की की भी बात करते हैं। पाद में प्राचीन ग्रंथ ये भी बताते हैं कि मूल प्रथम पाद, अश्लेषा प्रथम पाद, ज्येष्ठा प्रथम पाद और विशाखा चतुर्थ पाद में पैदा हुई लड़कियां ससुर, सास, पति के बड़े भाई और पति के छोटे भाई के प्रति क्रमशः विरोधी होने की संभावना रखती है, आयु के नजरिए से। तो संक्षेप में एक ही नक्षत्र वाली शादियां मनुष्य गण या देवगण की होनी चाहिए आदर्श रूप से, मगर बेहतर है अगर पाद के फर्क का ख्याल रखा जाए। और एक जैसे जन्म नक्षत्र मगर अलग राशि के मामले में लड़की का नक्षत्र पाद लड़के के पाद से आगे होना चाहिए। निम्नलिखित जोड़े ऐसे नक्षत्र दिखाते हैं जो खुशी नहीं देते। अगर लड़का या लड़की ऐसे जोड़ों से ताल्लुक रखते हैं, उनके बीच शादी की सिफारिश नहीं की जा सकती। ये जोड़े हैं कृतिका अश्लेषा या अश्लेषा स्वाति या चित्रा पूर्वाषाढ़ा या अनुराधा धनिष्ठा या धनिष्ठा भरणी या शतभिषा कृतिका। जबकि दूसरी तरफ निम्नलिखित नक्षत्रों के जोड़े एक जोड़े को बहुत खुश रख सकते हैं: पूर्व फाल्गुनी और अनुराधा, चित्रा और पुष्य, पुनर्वसु और हस्त, ज्येष्ठा और शतभिषा। दूसरी तरफ उत्तर फाल्गुनी और मृगशिरा परिवार में एक बहुत दर्दनाक घटना लाने वाला दिखाता है, जबकि हस्त और मूल गंभीर आर्थिक नुकसान ला सकते हैं। ये भी कहा जाता है कि कुछ खास नतीजे कुछ खास नक्षत्रों के तहत मिल सकते हैं और उन पर भी गौर करना होगा। तो हॉरोस्कोप मिलान के हिस्से के तौर पर आयु निश्चित रूप से एक अहम फैक्टर है। दूसरा फैक्टर यह है कि क्या पार्टनर्स में से किसी एक या दोनों में कोई नफ्सियाती, मनोवैज्ञानिक चुनौतियां और गड़बड़ियां हैं। इसके लिए चंद्रमा की सूरत हाल या हालात एक नाजुक फैक्टर है। अगर चंद्रमा गंभीर रूप से पीड़ित है और या तो किसी दुस्थान में है और व्यक्ति की शत्रु राशि में है, तो ऐसे शख्स को निश्चित रूप से बहुत तनाव, ट्रॉमा होगा और गंभीर नफ्सियाती चुनौतियां और उतार चढ़ाव भी हो सकते हैं। और अगर शख्स खुद स्थिर दिमाग का नहीं है, तो वो अपने पार्टनर को स्थिरता और खुशी नहीं दे सकता, और इसीलिए चंद्रमा की सूरत हाल या स्थिति नाजुक है। दूसरा पहलू ये है कि भले ही चंद्रमा अच्छी राशि और केंद्र के घरों में हो, मगर अगर चंद्रमा के साथ कोई पापी युति हो, चाहे चंद्र राहु, चंद्र मंगल, चंद्र शनि या चंद्र केतु, तो भी एक बहुत परेशान दिमाग और स्थिर या स्थायी दिमाग नहीं देखा जा सकता। और अगर चंद्रमा पर दृष्टि पड़ रही हो, खास तौर पर जब चंद्रमा लग्न में हो, दूसरे घर में हो या चौथे, छठे, 8वें या 12वें घर में हो, तो भी बहुत सख्त चुनौतियां या इमोशनल चुनौतियां, जब तक कि जातक के लिए दिमाग की स्थिरता न देखी जा सके। और इसलिए ऐसे मेल से बचा जा सकता है जब तक कि चंद्रमा पर कोई शुभ दृष्टि भी न हो। हालांकि ये एक छोटा फैक्टर है, मगर इसमें योगदान देने वाले कई दूसरे फैक्टर्स इसे और गंभीर बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर चंद्रमा गंभीर रूप से पीड़ित है और लग्नेश भी पीड़ित है, तो दिमाग की गंभीर चुनौतियां हैं। अगर गुरु भी कमजोर है या लग्न या पीड़ित चंद्रमा पर दृष्टि नहीं डाल रहा, तो भी गंभीर नफ्सियाती चुनौतियां देखी जा सकती हैं। एक नीच का चंद्रमा भी एक चुनौती के तौर पर देखा जा सकता है, जो जोड़े की शादी में लगाव या चुनौती लाने वाला गुण लाता है। चंद्रमा जो न सिर्फ राहु या केतु या शनि के साथ गंभीर युति में है,
बल्कि उस पर मंगल या शनि की पापी दृष्टि भी पड़ रही है, वो भी शख्स की और इस तरह जोड़े की मुश्किलें बढ़ा सकती है। तो तीसरा फैक्टर, नफ्सियाती मसले शादी के पक्के होने या मंजूर होने से पहले देखने जरूरी है। अगर एक शख्स के चंद्रमा पर गंभीर आफत है और अगर दूसरे के पास बहुत मजबूत चंद्रमा और अच्छा सप्तमेश है, तो एक हद तक शादी आगे बढ़ सकती है अगर चंद्रमा के कुछ उपाय उस शख्स के लिए किए जाएं जिसका चंद्रमा पीड़ित है। और इसलिए जोड़े के लिए नफ्सियाती मसलों पर भी गौर करना होगा। और तीसरा हिस्सा ये है कि क्या कोई अहम दोष है। हमने एक दोष मांगलिक दोष के बारे में देखा, हालांकि तमाम दूसरे दोष भी हो सकते हैं जो शादी पर असर डालते हैं। शादी की कामयाबी के लिए सातवां घर एक नाजुक फैक्टर है। तो सातवें घर पर राहु, केतु, शनि और मंगल जैसे पापियों की दृष्टि नहीं होनी चाहिए, खास तौर पर अगर राशि इनमें से किसी की शत्रु राशि हो। दूसरा, सातवें घर में ज्यादा पापियों की मौजूदगी भी जोड़े की मुश्किलें बढ़ाती है और शादी की आयु ही सवालों के घेरे में है। तीसरा, एक बहुत पीड़ित सप्तमेश, भले ही सप्तमेश सातवें घर में न हो, मगर ज्यादातर मामलों में वो किसी और घर और राशि में होगा अगर वो पीड़ित है और दूसरी नकारात्मक युतियों या पापी दृष्टियों के सख्त असर में है। और साथ ही अगर सातवें घर पर भी नकारात्मक स्थितियों या पापी ग्रह स्थितियों या दृष्टियों के जरिए आफत है, तो भी जोड़े की मुश्किलें बढ़ सकती हैं जहां शादी स्थिर नहीं रह सकती। और इसलिए इन चीजों पर गौर करना जरूरी है। तो एक लंबी स्थिर शादी के लिए सातवें घर की ताकत, सप्तमेश की ताकत, उन पर कोई आफत न हो, उनमें या सप्तमेश के साथ कोई खराब युति न हो, बहुत बहुत अहम है। देखने का दूसरा पहलू चौथे घर और चतुर्थेश की हालत है। चौथा घर घरेलू आनंद, घरेलू खुशी का घर है। अगर चौथा घर गंभीर रूप से पीड़ित है और साथ ही अगर सातवां घर भी आफत दिखा रहा है, तो बहुत कम ही ऐसी शादी टिक पाएगी और वो बहुत उतार चढ़ाव से गुजरेगी। चौथा हिस्सा शादी का टूटना और एक अलगाव भी है जो हो सकता है। इसे आमतौर पर छठे घर की आफत और आठवें घर की आफत के जरिए बहुत बहुत सख्ती से देखा जा सकता है और कुछ हद तक 12वें घर की आफत के जरिए। छठा घर वो घर है जो सातवें घर का 12वां है और किसी भी राशि या घर का 12वां घर उस घर का नुकसान करने वाला घर माना जाता है। तो छठा घर सातवें घर का 12वां होने के नाते सातवें घर का नुकसान करने वाला घर है। तो छठे घर की कोई भी सख्त आफत जिसमें वहां पापी स्थित हो या सप्तमेश का खुद छठे घर में या आठवें घर में जाना, शादी के टूटने या अलगाव या जिंदगी में भारी ट्रॉमा और उतार चढ़ाव और दर्दनाक घटनाएं दिखाएगा। अगर 12वां घर शामिल हो जाए, सप्तमेश का 12वें घर में जाना चाहे दहन में हो या नीच में या कुछ पापियों के साथ सख्त आफत में, तो भी ये दिखाता है कि शख्स अंतरंगता में परफॉर्म नहीं कर पाएगा या शख्स पति या पत्नी से अलग भी हो सकता है और अलगाव लंबे वक्त के लिए हो सकता है या शख्स विदेश में जाकर बस भी सकता है और एक दूसरे तक पहुंच बहुत बहुत सीमित हो सकती है। तो इन फैक्टर्स पर भी गौर करना होगा, क्या कुंडली में ऐसी कोई स्थिति है ताकि शादी की आयु और स्थिरता हो। दूसरा फैक्टर रिश्ते का कारक है। अगर शुक्र पाप की स्थिति में है, मिसाल के तौर पर जिस घर में शुक्र स्थित है उस पर पापी हो, साथ ही चंद्रमा और सातवें घर पर सख्त आफत हो, तो ऐसी शादी बहुत कम ही कामयाब होगी। या तो शादी लंबे वक्त तक नहीं चलेगी या एक पार्टनर भारी ट्रॉमा या घातक घटना से गुजर सकता है और जोड़े के बीच टूटन की सख्त या अच्छी संभावना हो सकती है। दुर्लभ मामलों में शुक्र का मंगल या राहु केतु के साथ सख्त ताल्लुक, चाहे राहु शुक्र या केतु शुक्र सातवें घर में शनि या मंगल की बुरी दृष्टि या नकारात्मक दृष्टि के साथ शादी में टूटन भी ला सकता है या किसी बाहरी शख्स का दखल या बेवफाई भी एक वजह हो सकती है जिससे शादी टूटे। तो इन फैक्टर्स पर गौर करना और गहराई से देखना जरूरी है इससे पहले कि शादी की सिफारिश की जाए और शादी आगे बढ़ाई जाए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो एक शख्स शादी में उतार चढ़ाव से गुजरता रह सकता है। हम जानते हैं भारत में कुछ जोड़े शादी को चलाने की कोशिश करते हैं खुशी के मायने और साथ के मायने के लिए बहुत कुछ कुर्बान करके, और ये बहुत बहुत दुखद है। हॉरोस्कोप मिलान एक बहुत छोटा कदम है मगर एक लंबा और मैं कहूँगा सिफारिश किया गया कदम ये यकीनी बनाने के लिए कि जोड़े के बीच काफी मेल है ताकि शादी एक खुशनुमा, स्थिर, लंबे वक्त तक चलने वाली मजबूत शादी हो और एक जो दोनों पार्टनर्स और जोड़े की पूरी जिंदगी को समृद्ध करे। तो दोस्तों, ये रही मेरी तहकीकात की हॉरोस्कोप मिलान के लिए किन फैक्टर्स पर गौर करना चाहिए और आप भी कैसे कुछ हॉरोस्कोप मिलान कम से कम शुरुआती स्तर पर कर सकते हैं ये जानने के लिए कि क्या एक जोड़े के बीच मेल हो सकता है या नहीं। इससे पहले कि आप इसे आगे बढ़ाएं, प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, प्लीज इस वीडियो को शेयर करें, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।
अगर आप मेरे साथ एक निजी परामर्श के लिए तलाश में हैं तो प्लीज मुझसे नीचे दिए गए लिंक्स पर संपर्क करें। और जब तक हम फिर किसी और वक्त न मिलें, ये रहा आपका दोस्त और गाइड इरफान, साइनिंग ऑफ। चाओ।